हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 31 साइंस की हिंदी में जैव प्रक्रम। आज की वर्कशीट में क्या है, सिर्फ सारे क्वेश्चंस है। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है वह है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव, सी क्लोरोप्लास्ट और डी गोल्गी बॉडी। ठीक है। पहले हम 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके आंसर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है। थर्ड है, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है। फोर्थ, अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में, जीवाणु में, मानव में, मांसपेशी में और उपयुक्त सभी में। पांचवा है, उत्सर्जित तंत्र की कार्यात्मक इकाई है वोमत संपुट, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन या डी वृक्क। तो हम इसके आंसर्स देखते हैं, इसके आंसर्स क्या क्या है पहले के 5 के। तो पहले वाले का है क्लोरोप्लास्ट है आंसर। सेकंड वाले का है ट्रिप्सिन भोजन में प्रोटीन तोड़ने में मदद करता है, यानी कि तोड़ने का मतलब क्या है, पाचन क्रिया में उसके मदद करता है। थर्ड का आंसर क्या है, कोशिका श्वसन में उत्सर्जित ऊर्जा को एटीपी अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। यानी क्या होता है, कोशिका जब श्वसन होता है उसमें जो भी एनर्जी निकलती है, ऊर्जा आती है, उससे क्या बनाते हैं, एटीपी बनाया जाता है। और फोर्थ का उपयुक्त सभी में, जिसमें क्या था, अवायवीय श्वसन था, तो वो सभी में होता है। फिफ्थ है उसका नेफ्रॉन क्या है, उसकी कार्यात्मक इकाई थी किसकी, वृक्क की। सिक्स्थ है, रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक है। क्या क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या उपयुक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य पूर्ण करना है। कौन सा, लसिका रुधिर के डैश के समान है लेकिन यह डैश और इसमें अल्प मात्रा में डैश है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पौधे में जाइलम निकाल दिया जाए तो उसके पौधे का क्या होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है कौन सी है, फफूस धमनी, महाशिरा, फफूस शिरा या महाधमनी। 10वां क्वेश्चन है, अभिकथन रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे रंध्र होते हैं, कारण है इसका गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। तो पहला ए और आर दोनों सही है तथा आर अभिकथन सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है पर आर अभिकथन सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम इसके आंसर्स देखते हैं 6 से। तो 6 का आंसर है प्लेटलेट्स। जब रुधिर में जब ब्लड को धक्का बनाने में जो मदद करता है वो क्या है, प्लेटलेट्स। 7वां है, लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है। गैप जो बीच में रिक्त स्थान है उसमें आएगा प्लाज्मा, लेकिन यह रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर था जाइलम वाला, जाइलम पौधों में पानी पहुंचाने कार्य करता है। यदि जाइलम को पादप से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पादप के सभी अंगों में पानी नहीं पहुंचेगा और पादप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। 9 था कि जो फेफड़े, फेफड़ों से हृदय तक कौन सी जो हमारी रक्त की नलिका है कौन सी लेकर आती है, वो है फुफ्फुस शिरा। 10वां का आंसर है ए और आर दोनों सही है, यानी इसका पहला वाला, और आर अभिकथन का क्या है, सही व्याख्या है। हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। और 10 हो गए हैं। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न। एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने पे कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है, इसका कारण क्या है। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके क्या कार्य है। तो पहला का हम आंसर देखते हैं। ब्रेड के टुकड़े में शर्करा मौजूद होती है। जब ब्रेड को चबाया जाता है तो लार में उपस्थित एंजाइम शर्करा को तोड़ने का काम करता है, जिससे हमें ब्रेड जो होती है मीठी लगने लगती है। दूसरा आंसर है, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, जो पित्त रस का स्राव करती है और पित्त रस क्या करते हैं, वसा के पाचन में मदद करता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली तीनों घटनाओं की सूची बनाइए। और चौथा क्वेश्चन है, दीर्घरोम के कार्य लिखिए। तो दोनों के आंसर्स देखते हैं फटाफट से।
क्या है इसका प्रकाश संश्लेषण में होने वाली 3 घटनाएं क्या क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, और थर्ड है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। आप इसे इसी तरीके से लिख लीजिएगा। फिर फोर्थ है दिग्रोम अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा भोजन को अवशोषित करने में शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषित करने के बाद शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। दिग्रोम क्षुद्रांत और बृहदांत में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेरुदंड पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं। व्याख्या कीजिए कि पौधे कब और किस प्रकार से CO2 ग्रहण करते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मेरुदंड पौधे कौन से होते हैं? जो कि डेजर्ट एरिया यानी कि जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वो वाले पौधे। तो इसका आंसर क्या है? मेरुदंड जो पौधे हैं रंध्र दिन में बंद रहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अपने अंदर रोक सके। ऐसे पौधे सुबह के समय व सांझ के समय क्या कर लेते हैं? CO2 ग्रहण कर लेते हैं। जिस समय क्या होता है सूरज की रोशनी कम होती है ताकि उनके क्या होते हैं उस टाइम पे जो उनके स्टोमेटा होते हैं यानी कि जो उनके रंध्र होते हैं वो खुले होते हैं, उस टाइम पे वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन है अमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि। अमाशय में कुछ ग्रंथियां होती है, वो क्या स्राव करती है और उनके कार्य क्या क्या है। और सातवां क्वेश्चन है मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके आंसर्स देखते हैं फटाफट से। पहला इसका है 6th का जो आंसर है क्या कि अमाशय में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, वो क्या क्या स्राव, पहले क्या क्या वो स्राव करती है। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया करने में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसमें पेप्सिन निकालता है क्या? अमाशय, और उससे कार्य क्या है? ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और तीसरा है श्लेष्मा। श्लेष्मा इसका कार्य क्या है? श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करनी है। अंदर में एक तरह की लेयर होती है जो क्या करती है उस पे अम्ल से उसे रक्षा करती है। सातवां था दोहरा परिसंचरण क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण होता है जिसमें पहले संचरण में रुधिर शरीर से हृदय, फिर हृदय से फेफड़े तक जाता है। दूसरे संचरण में रुधिर फेफड़ों से दोबारा हृदय तक आता है और फिर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। यानी कि पहले संचरण में क्या होता है? जो खून है वो शरीर से हृदय तक जाता है, दिल तक जाता है और फिर वहां से फेफड़ों तक जाता है। दूसरे में क्या होता है? फेफड़ों से दोबारा दिल तक आता है और दिल से फिर पूरे शरीर में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है? दिल पे 2 बार जा रहा है, 2 बार संचरण होने से इसलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। 8वां क्वेश्चन इसका देखिए धमनी और शिरा में विभेद करना है। 9वां क्वेश्चन है पदार्थों में ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायता करता है। और 10वां क्वेश्चन है मानव वृक्क में मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है, उसकी व्याख्या करनी है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। पहले धमनी और शिरा में अंतर लिख लेते हैं। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक लेके जाती है, यानी धमनियां जो क्या करती है जो खून होते हैं उसे दिल से पूरे शरीर तक लेके जाती है। और शिरा क्या करती है? उससे उल्टा करती है, शरीर से वो खून को इकट्ठा करती है और हृदय तक लेके जाती है। दूसरा है धमनी की दीवार मोटी व लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। धमनियों की दीवार क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है, बल्कि लेकिन जो शिराएं होती है उनकी दीवार क्या होती है? मोटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि रुधिर में दाब वो नहीं रहता जब वो पूरे शरीर से उसे इकट्ठा करते उस टाइम पर। और तीसरा क्या दिया हुआ है कि एक ही दिशा में प्रवाहित होने के लिए इसके लिए शिरा में क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं? जो कि एक ही दिशा में देखते हैं कि एक ही दिशा में खून जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 9वां क्वेश्चन था कि वाष्पोत्सर्जन कैसे ऊपरी मुखी में हेल्प करता है यानी सहायक है। तो जब जल के अणुओं का कोशिका में वाष्पन होता है तो वह एक चूसन का कार्य करता है जो जल को क्या करता है? ऊपर की ओर खींचता है, जो जल को जड़ों से उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। जल के अवशोषण और जड़ से पत्तों तक और जल उसमें खनिज और पदार्थ ऊपरी मुखी संचरण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? जब वाष्प उत्सर्जन होता है यानी वाष्प जब बन के ऊपर उड़ता है तो क्या होता है? चूसन का कार्य होता है और उसमें से क्या होता है? नीचे से जो जल है और उसके खनिज पदार्थ है वो अपने आप क्या होते हैं? ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और मूत्र निर्माण के ऊपर है। मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ मतलब कि जो खराब चीजें जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है वो छानकर बाहर निकालना है। वृक्कों में बहुत पतली भित्ति वाले रुधिर की कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो कि एक नलिका के कपनुमा सिरे के अंदर होता है। ये नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका से आगे चलता है इसी के में
अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण और अधिक मात्रा में जल का पुनः अवशोषण हो जाता है, फिर वृक्क से मूत्र वाहिनी मूत्राशय में आ जाता है। इसमें क्या होता है, वृक्क में क्या होता है, बहुत सारी रुधिर की नलियां होती है जिसमें गुच्छा बनाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से खून उसमें फ्लो करता है, बहते हुए जाता है, और फिर उसमें से क्या होता है, जो भी खराब पदार्थ है उसे क्या करते हैं, नलिका इकट्ठा कर लेते हैं, और नलिका में जो भी ग्लूकोज बचा हुआ या अमीनो अम्ल बचा हुआ या लवण या पानी और ज्यादा उसमें रह गया है तो उसे क्या कर लेती है, फिर उसे वापस अवशोषण कर लेती है, और फिर मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में मूत्र आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो हमारे ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्या दे रहा है, मानव हृदय के व्यवस्थात्मक कार्य चित्र का चित्र बनाना है, आपको उसको चित्र बनाना है, उसमें नामांकित कर लीजिएगा। फफूस, धमनी, बाया आलिंद, महाशिरा, बाया निलन, बाया निलय, महाधमनी और फुसफुस शिरा, ये आप खुद बना लीजिएगा, ये मैंने नहीं बनाया है। और बी है इसका, मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से भिन्न कैसे होता है, क्या इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कहीं बताना है कि मछलियों में कैसे रुधिर परिसंचरण कैसे अलग होता है। तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है देख लीजिए। इसका आंसर बड़ा है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। मछलियों में हृदय में सिर्फ 2 कास्ट होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। हृदय से रुधिर को क्लोम में भेजा जाता है। मैं समझाऊंगी इसमें क्या लिखा हुआ है ये सब। जहाँ ये ऑक्सीजन होकर सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। आता है मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार हृदय में से प्रवाहित होता है, जबकि मानव शरीर में हृदय 2 बार हृदय में से प्रवाहित होता है। क्या होता है, मछलियाँ जब मछलियों के जो दिल होते हैं उसमें सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 पार्ट होते हैं, और मछलियों में 2 होते हैं। उसमें क्या होता है, हृदय से रुधिर जो उसके दिल है, दिल में से जो खून है उसे क्या होता है, क्लोम में भेजा जाता है। क्लोम क्या होता है, एक उसका स्ट्रक्चर, एक संरचना होती है जिसमें क्या होता है, जिससे वो पानी अंदर लेते हैं। तो वहीं पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसमें उसके खून में मिल जाता है, मछली खून में, और फिर सीधा शरीर में भी दे जाता है। वो क्या होता है, वापस हृदय में नहीं आता है। और जबकि हमारे में क्या होता है, इंसानों में, हमारे शरीर में क्या होता है, हृदय तक ब्लड आया, हृदय मतलब खून आया, और फिर खून क्या गया, लंग्स के पास गया, फेफड़ों के पास गया, फेफड़ों में क्या हुआ, वहां पर उसे ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन के बाद फिर वो क्या आ जाता है, फिर हृदय से आता है, हृदय तक जाता है, और फिर हृदय शरीर में भेजता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक बार हृदय से जाता है, इसलिए क्या है, ये इंसानों से ये भिन्न है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र के नामांकित चित्र बनाकर इसके अंगों को अंकित करना है। ठीक है, इसका भी चित्र बना लीजिएगा उत्सर्जन तंत्र का। और इसमें क्या क्या है, वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इन सबको क्या करना है, अंकित करना है। फिर इसका बी है, प्रत्येक नामांकित अंगों का एक एक कार्य लिखिए। इन सबके क्या करना है, एक एक कार्य लिखिए। तो मैंने कार्य इसके लिखे हुए हैं, देखिए। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्रवाहिनी, मूत्र निर्माण के बाद मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में मूत्र जाता है। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्राशय में मूत्र अस्थायी रूप से भंडारित रहता है कुछ समय के लिए, जब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल देते। मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्र को सही से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, ये सब क्या है, उन सबके कार्य है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जलीय जीवों और स्थलीय जीवों में सांस लेने की दरों में क्या अंतर होता है, व्याख्या कीजिए। जलीय जीव और स्थलीय जीव, यानी जल में जो जीव रहने वाले हैं और जो स्थल में रहने वाले जीव है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या उसमें कुछ अंतर है, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर बड़ा है, देखिए। जलीय जीव जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम है, अतः जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा धूर्त होती है। धूर्त यानी कि ज्यादा तेज होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल अंदर लेती है और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर तक ले लेता है। तो इसमें पहले क्या बताया कि जलीय जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, जो उनका ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से लेते हैं, वो पानी में से लेते हैं। पानी में क्या होता है, बहुत कम ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हैं। और जैसे मछली के बारे में बताया कि मछली क्या करती है, मुंह के अंदर जल लेती है, फिर उसे क्लोम तक पहुंचाती है। क्लोम क्या है, जहाँ पर ऑक्सीजन रुधिर में उसके साथ मिलता है। फिर स्थानीय जीव क्या करते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इनमें सभी अंगों में एक विशिष्ट संरचना होती है जिसके सतही क्षेत्रफल बढ़ता है, और जो कि ऑक्सीजन वायुमंडल संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सतह से होता है, अतः ये खंड सतह बहुत पतली एवं मुलायम होती है तथा रक्षा के लिए उद्देश्य के लिए शरीर के अंदर होते हैं। मतलब क्या कह रहा है, जो स्थानीय जीव जो होते हैं, जैसे कि जो जमीन पर रहने वाले होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, हवा वायुमंडल से लेते हैं। और इनके पास क्या होता है, अलग अलग अंग होते हैं। जैसे इंसान है उसके लिए लंग, फेफड़े है, जो
छोटे छोटे कीड़े उनके लिए उनके शरीर से ही होती है। तो मतलब अलग अलग होता है कुछ कुछ प्राणियों के लिए। तो इन सभी के लिए क्या होता है, विशिष्ट संरचना है, उसमें क्या है सबके लिए एक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्या है एक संरचना बना रखी है शरीर की, जिसमें इसका क्षेत्रफल बढ़ता है घटता है। जैसे ही हमें ऑक्सीजन अंदर लेना है तो क्या होता है, उसको बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है ताकि अच्छे से ऑक्सीजन उसमें आ सके। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान सदा से होता है, तो इसकी सतह क्या होती है, बहुत ही मुलायम होती है और बहुत ही पतली होती है, ताकि आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से आदान और प्रदान हो सके। और रक्षा के लिए, यानी कि ये क्योंकि मुलायम होता है तो इसको अच्छे से रखने के लिए क्या होता है, इसे शरीर के अंदर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आप क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो मेरे को सारा पढ़ना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दी है। तो आप देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।